Hello student, myself D.N. Pathak, Senior Chemistry Faculty, Motion Education Private Limited कोटा। आज अपन 26 अगस्त वाला शिफ्ट फर्स्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। Which one of the following complex is violet in color? ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सल्फाइड आयन का टेस्ट है। ये जब सल्फाइड सॉल्ट के सॉल्यूशन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कि कलरलेस होता है ऐड करते हैं तो सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मेशन होता है जो वायलेट कलर का होता है और उसका फॉर्मूला ये होता है। इसका आंसर होगा सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा वायलेट कलर का। ये रिएक्शन देखो, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। सल्फाइड का टेस्ट है ये। एक्चुअल में क्या करते हो आप, कोई भी सल्फाइड सॉल्ट ले लेते हो, Na2S ले लिया आपने और इसमें क्या ऐड किया आपने, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ बस रिएक्शन इतनी होती है, सल्फाइड आयन और इसमें NO का ऑक्सीडेशन +1 है, पॉजिटिव लिगेंड है ये। इनके बीच रिएक्शन से NOS माइनस का फॉर्मेशन होता है और एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये FeCN का होल 5 NOS। चार्ज कितना आएगा इस पर, 4-। ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सल्फाइड का कन्फर्मेशन टेस्ट है। बाकी कॉम्प्लेक्स के कलर दे रखे हैं। जो फेरोसाइनाइड है वो पहली येलो सॉल्यूशन होता है। जो आपका ये थायोसाइनेट के साथ बना हुआ आयरन का कॉम्प्लेक्स ब्लड रेड कलर का होता है। Fe+3 का कन्फर्मेशन टेस्ट है ये भी टेस्ट है। ये प्रोशियन ब्लू है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। हाँ तो बच्चों, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन दे रखा है द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है, इसका रिएक्शन इससे करवाना है SOCl2 एंड साथ में CH3OH के साथ बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जब SOCl2 का रिएक्शन कराएंगे तो तुम्हें याद होगा यही जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये कौन देता है, अल्कोहल देते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो देता है। तो यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है बट यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो होगा क्या, यहाँ पर इसका OH जो ग्रुप है ये ग्रुप रिप्लेस होगा किससे, इसके Cl से। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा COCl कंपाउंड। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड क्लोराइड में। और साथ में अब देखो इसका जैसे मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो ये जो हमें कंपाउंड दे रखा था रिएक्शन पहले हमने कराया SOCl2 के साथ, सिर्फ इसके साथ कराएं तो होगा क्या, यहाँ पर पहले ये ग्रुप आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड ग्रुप COCl और साथ में क्या बनेगा, HCl भी बनेगा HCl। अब उसके बाद सेकेंड रिएक्शन हमको कराना है CH3OH के साथ। तो जब CH3OH के साथ कराएंगे चूंकि HCl यहाँ पर अवेलेबल होगा, मीडियम यहाँ पर एसिडिक भी होगा। तो देखो ये जो COCl है इसका रिएक्शन CH3OH से होगा। तो कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन एज ए निक्लोफाइल यहाँ पर ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से इस Cl को रिलीज कर देगा। तो कहने का मतलब COCl ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर इस एस्टर ग्रुप में। तो ये तो चलो ठीक है, पहले COOH कन्वर्ट हुआ COCl में और फिर COCl कन्वर्ट हुआ यहाँ पर एस्टर में। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट मीडियम यहाँ पर क्या है, HCl है। तो जरा ठीक से देखो यहाँ पर ये NH2 है, NH2 में N के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये जो है इस N के पास भी तो लोन पेयर है, यस सुनो। तो देखो यहाँ पर ये मैंने इसमें लिखा ये लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये N के पास ये लोन पेयर और यहाँ पर भी N के पास ये लोन पेयर है। तो दोनों लोन पेयर में क्या फ़र्क है, यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है लेकिन इसका N का लोन पेयर जो है यहाँ पर इसके कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ तो ये वाला रिंग क्या होगा, एरोमेटिक होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नाइट्रोजन होगा ये लेस बेसिक होगा और ये जो नाइट्रोजन होगा ये मोर बेसिक होगा। क्योंकि ये मोर बेसिक है तो H से HCl से रिएक्शन करके ये सॉल्ट भी बनाएगा। तो क्या होगा, NH2.HCl, यहाँ पर ये एक सॉल्ट बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट में ये होना चाहिए, एक तो यहाँ पर एस्टर ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पर .HCl होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर ये ऑप्शन देखें क्वेश्चन में तो आपको लगेगा कि इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। जबकि ऐसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर थर्ड में भी दे रखा है, लेकिन थर्ड में क्या कर रखा है, यहाँ पर भी सॉल्ट बना रखा है और यहाँ पर भी सॉल्ट बना रखा है। तो इसमें यहाँ पर जो सॉल्ट बना रखा है ये इनकरेक्ट है। सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 डिग्री अमाइन पर, बिकॉज इसका बेसिसिटी ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द करेक्ट सिक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। मतलब बेंजीन से हमें बनाना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब हमें बताना है इसमें रिएजेंट सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस केस में डेफिनेटली इसका आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हमें बनाना क्या है, हमें यहाँ पर बेंजीन से बनाना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। चलो ठीक है, इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमने लिखा यहाँ पर बेंजीन से हमें बनाना है कौन सा मॉलिक्यूल, यही लिखा COOH और यहाँ पे लिखा NO2। तो दिस कंपाउंड इज 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन करते हैं HNO3 और H2SO4 से, मीन्स इसका नाइट्रेशन करें। तो नाइट्रेशन जब हम करेंगे, चलिए देखिए ये इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करेंगे HNO3 से H2SO4 से की प्रेजेंस में, तो बेंजीन पर कौन आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बनेगा नाइट्रोबेंजीन। सेकेंड स्टेप में फिर रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3। तो ये जो रिएक्शन होता है ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस पोजीशन पर होगा, तो हमें ये पता है कि बेंजीन पर जब नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड होता है तो इसका इफेक्ट कौन सा होता है, -M इफेक्ट होगा। और अगर इसका -M इफेक्ट है तो डेफिनेटली ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो डेफिनेटली मेटा पोजीशन पर कौन होगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिला मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिला। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर हम रिएक्शन कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पर ये ब्रोमाइड, ये मैग्नीशियम, अब इसके बाद बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये बना यहाँ पर इस वाले कार्बन पे क्या बन जाएगा, MgBr बना ग्रिग्नार्ड। और जब इस ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हम CO2 से करेंगे तो इस वाले C पे चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि ग्रिग्नार्ड है। और जब इसका रिएक्शन हम CO2 से करेंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर C पर अटैक करेगा एंड पाई बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट होगा, O पे चार्ज माइनस आएगा और माइनस आएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, H+ से करेंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, COOH में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेटा पर बन जाएगा COOH। देखो ये वाला केस, तो मेटा पर यहाँ पर आ जाएगा CO2H मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कंपाउंड बना क्या, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन थर्ड पोजीशन है, तो ये बन रहा है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यस और नो, यही फाइनल प्रोडक्ट है। तो रिएजेंट का सीक्वेंस क्या आया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ रहा है ये वाला केस। इस केस में हम ये ले सकते हैं, सबसे पहले हमने नाइट्रेशन करा, उसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं AlBr3 के प्रेजेंस में, और फिर हम इसका कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं। तो अगर हम ये सीक्वेंस देखें तो ये सीक्वेंस आ रहा है नंबर सेकंड में, ब्रोमीन एंड यहाँ पर ये वाला केस देखिए, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पर ये वाला केस, ऑप्शन नंबर सेकंड, पहले नाइट्रेशन देन ब्रोमीन AlBr3 और फिर मैग्नीशियम के साथ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आइए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन इस पेपर का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉलिड स्टेट का है, डिफेक्ट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है बच्चों स्टेटमेंट की फॉर्म में, आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो क्या कह रहा है, देखिए पहला स्टेटमेंट, फ्रैंकल डिफेक्ट, याद करिए शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दो डिफेक्ट्स आते हैं ना। फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वो कह रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हाँ भाई बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद करिए फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो कैटायन होता है वो अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है, ये कैटायन एनायन, कैटायन बच्चों जनरली क्या होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं। तो इस तरीके से कैटायन एनायन इस तरीके से हैं आपके, ठीक है। तो ये कैटायन क्या होगा, अपनी पोजीशन छोड़ के कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। कुछ अगर डायग्राम फॉर्म में आपको बताता हूं तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इधर इधर इधर, छोटे वाले क्या है भैया, छोटे वाले आपके कैटायन हैं, ठीक है। यहाँ से अपन इसको उठा देते हैं और एक सेकेंड बच्चों, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको उठा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कैटायन यहाँ से चला जाएगा और ये कैटायन मान लो इस पोजीशन पर चला गया। तो इसकी जो ये लैटिस साइट है ये क्या हो जाएगी बच्चों, खाली हो जाएगी। और ये कौन सी जगह पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे। तो कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया और लैटिस साइट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। सो यस, फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो बच्चों स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़िए, फ्रैंकल डिफेक्ट लीड्स टू कलर इन आयोनिक सॉलिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। नहीं भाई, एफ सेंटर यहां पे फॉर्मेशन नहीं होता है। याद करो एफ सेंटर कहां पे फॉर्मेशन होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर, जिसमें हमारा एनायन जो है वो लैटिस साइड छोड़ के बाहर चला जाता है। अकेला एनायन जाता है लैटिस साइड छोड़ के और उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए वहां पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल बिहाइंड द कलर। बट वो फ्रैंकल डिफेक्ट थोड़ी ना होता है बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, फॉल्स। तो अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में देखिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन। ध्यान से देखिएगा, एक्सिस में यहां पर कौन दे रखा है, एक्सिस में यहां पर आइसोब्यूटेन है। On reaction with bromine in presence of light at 125 degree centigrade Greaves, which one of the following as the major product? इसमें कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, बताना ये है कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो इस केस में, चलिए हम इस केस की बात करें, यही जो कंपाउंड होता है दिस इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में टाइप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं, तो ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन एंड ये वाला 3 डिग्री कार्बन। तो तुम्हें याद होना चाहिए जब हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन करते हैं तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो कितना होता है, 1:82:1600। ये ब्रोमिनेशन का रेशियो होता है रिएक्शन का, मतलब ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का हाइड्रोजन का है और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन का है। मीन्स 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी एंड 1 डिग्री। तो इस केस में यहाँ पर हम देखेंगे जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करेगा, वो रिप्लेस होगा ब्रोमीन से। तो कहने का मतलब 3 डिग्री कार्बन पर यहाँ पर ब्रोमीन आएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो कुल मिलाकर फिर से एक बार और वो क्या कि ब्रोमिनेशन के केस में 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Given below are two statements. The choice of reducing agent for metal extraction can be made by using Ellingham diagram, a plot of delta G versus temperature. करेक्ट है, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बिटवीन प्लॉट करके एक एलिंगम डायग्राम बनाते हैं, उससे रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एलिंगम डायग्राम। नॉट, डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती लेफ्ट टू राइट जाने पर। जब ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैसियस रिएक्टेंट से सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हो तो डेल्टा एस एंट्रोपी में चेंज इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है।
डिक्रीज होने से, डेल्टा एस डिक्रीज होने से ही तो डेल्टा जी वाला कर्व ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि डेल्टा एस वहाँ पर डिक्रीज होता है तो डेल्टा जी इंक्रीज होता है, क्योंकि डेल्टा जी बराबर क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस माइनस में माइनस साइन लगा हुआ है, डेल्टा एस कम होगा तभी तो डेल्टा जी ऊपर जाएगा। तो ग्राफ ऊपर जाते हैं ना सारे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डेल्टा एस क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है, रॉन्ग है। डेल्टा एस वैल्यू डिक्रीज होगी, नॉट इंक्रीज। What are the product formed in sequence when excess of CO2 is passed in slacked lime? CO2 पास करोगे तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, एक्सेस में मिला दोगे तो वो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होगा बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट फिर बाइकार्बोनेट। तो CO2 ऐड करोगे तो पहले कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, एक्सेस में डाल दोगे बाइकार्बोनेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है द पॉलीमर, क्वेश्चन नंबर 8 है, द पॉलीमर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग नोवोलेक विद फॉर्मल्डिहाइड इज। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी इसी सेशन की अगर हम बात करें तो पहले भी एक पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसका जो पिछला सेशन हुआ था इसका मेंस का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो तुम्हें अब ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो नोवोलेक होता है ये बनता किससे है। जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो पहले एक लीनियर पॉलीमर बनता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस केस में, ये मॉलिक्यूल हमने लिखा यहाँ पर फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड O से। तो इससे एक पहले लीनियर पॉलीमर बनता है कुछ इस टाइप का, यहाँ पर CH2, देन इसी से अटैच्ड रहता है ये वाला, या इसको चलो ठीक है थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में ऐसे ले सकते हैं। देखिए कैसे, इसको अभी हमने यहाँ से हटाया तो पहले इस केस में एक कंपाउंड ये बनता है OH एंड यहाँ पर CH2OH, पहले ये कंपाउंड बनता है ऑर्थो, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इस केस में, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, पहले ये कंपाउंड बनता है। और इसके पॉलीमराइजेशन से पहले यहाँ पर एक इस टाइप का लीनियर पॉलीमर बनता है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, CH2 एंड यहाँ पर इस टाइप का ये एक लीनियर पॉलीमर बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नोवोलेक, ठीक है। और इस नोवोलेक की रिएक्शन जब वापस से फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तब फिर कंपाउंड बनता है कौन सा, बेकेलाइट, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, द पॉलीमर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग नोवोलेक विद फॉर्मल्डिहाइड। तो नोवोलेक का रिएक्शन जो फॉर्मल्डिहाइड से होता है तो कंपाउंड बनता है इसमें कौन सा, बेकेलाइट। और तुम्हें पता भी होगा बेकेलाइट जो कंपाउंड होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जिसका मेनली यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। The incorrect statement is F2 is stronger oxidizing agent than chlorine in aqueous solution। करेक्ट है, फ्लोरीन तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट कह दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ClF, ये गलत है। एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़ के रिएक्टिविटी ऑफ अदर हेलोजन इज लेस देन इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन से बस फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बाकी हेलोजन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ClF फॉर्म HOCl एंड HF, ठीक है। ClF का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो H प्लस इसके साथ और OH माइनस इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। F2 इज मोर रिएक्टिव देन ClF, ठीक है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बाकी हेलोजन कम रिएक्टिव होती हैं। तो ये देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहता है, फिर फ्लोरीन, फिर ClF, इंटर हेलोजन, उसके बाद बाकी हेलोजन आएंगे। ClF वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये ऑर्डर होता है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th।
दे रखा है इसमें द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये हमें कंपाउंड दे रखा है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। ओके, इसका रिएक्शन करवाना है HBr से, बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ये 4 हमें कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखो इस केस में, चलो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। ये जो मॉलिक्यूल हमें लिखा हुआ है, हमने लिखा CH3 देन C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये दे रखा है। यहाँ पर रिएक्शन होगा H प्लस एंड Br माइनस का। तो इसमें बताइए H प्लस का अटैक इस पर पहले होगा या इस पर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। मोर न्यूक्लियोफिलिक क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर अल्फा H ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर मेनली H प्लस का अटैक इस पर होगा। और वो कैसे अटैक करेगा इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव वाला कार्बन जो होगा ये यहाँ से H प्लस से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो जब H प्लस इस कार्बन से कनेक्ट होगा तो इस C पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट हम बना सकते हैं। ये हमने यहाँ पर इंटरमीडिएट बनाया, कौन सा वाला? देखिए ये हमने लिखा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस C पे चार्ज लिखा पॉजिटिव, देन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। तो पहले जब H प्लस का अटैक इस कॉर्नर कार्बन पर होगा तो हमें यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, यही केटायन बनेगा क्योंकि ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि एक तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, प्लस यहाँ पर हमें 3 और 3 6 अल्फा H भी मिल रहे हैं। चूंकि अब ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के कॉन्जुगेशन में है तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अब हम क्या लेके चलेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर डीलोकलाइज होगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज होगा तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इसमें बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। तो ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस शो करके इसमें कन्वर्ट होगा एंड फाइनली अब इस पर अटैक होगा किसका? Br माइनस का, और ये Br माइनस इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो नेक्स्ट अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 से कनेक्ट होगा यहाँ पे कौन? Br। तो यही इस रिएक्शन का यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट होगा। और अगर हम इस यही जो आंसर हमने निकाला है, अब इसको हम यहाँ पर ऑप्शन से अगर कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी और कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Which one of the following method is most suitable for preparing deionized water? आप डीआयोनाइड वाटर बनाते हो, यानी आयन फ्री वाटर बनाना है, यानी हार्ड वाटर में से आपको आयंस को हटाना है। तो दोनों आयंस को, कैटायन और एनायन को हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है सिंथेटिक रेजिन मेथड। एनसीईआरटी में दिया है। ये इसमें 2 तरह के आयन एक्सचेंजर यूज में लाते हैं, कैटायन और एनायन एक्सचेंजर। तो वो कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर दोनों आयन को इसमें से रिमूव कर देते हैं। तो प्योर डी मिनरलाइज्ड या डी आयोनाइड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सूटेबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग। तो इसको वाटर को पास करेंगे पहले कैटायन एक्सचेंजर पर से, H प्लस आयन के साथ एक्सचेंज होगा, और एनायन एक्सचेंजर से करेंगे तो OH माइनस के साथ, और आयन फ्री हो जाएगा वाटर। Which one of the following when dissolved in water gives colored solution in nitrogen atmosphere? तो आप जानते हैं Ag प्लस का d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, 4d10 कोई कलर नहीं देगा। कॉपर +2 3d9 d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ये वाटर में कॉपर +2 वाटर में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। कॉपर +1 में 3d10
कोई कलर नहीं देगा, d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। और Zn+2 3d10 कोई कलर नहीं देगा। तो यहाँ पर कॉपर का जो CuCl2 में कॉपर +2 आयन है, ये ब्लू कलर बनाएगा। AgCl तो वाटर में इनसॉल्युबल है, ZnCl2 कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा और ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड फर्स्ट टू फोर्थ विच वन फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्टिंग सिक्वेंशली विद नंबर 1 पे दे रखा है NaOH। पहले रिएक्शन NaOH से हो, सेकेंड रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से हो और थर्ड रिएक्शन AgNO3 से हो। तो ये बताना है इस केस में कौन येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप हल्की से भी ट्रिक लगा सकते हो तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बिकॉज इसमें ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है कि इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे यहाँ पर मेनली ये जो रिएक्शन शो करेंगे वो कौन करेगा, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट किससे बनता है, AgI का। AgI का होता है येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर ये क्लोरीन इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है। इसके जो लोन पेयर होंगे, ये लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होंगे, तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा। इट मीन्स ये कंपाउंड ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। इस पर आइए, यहाँ पर भी क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसी में आइए थर्ड वाले कंपाउंड में, यहाँ पर ब्रोमीन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी यहाँ पर इसके कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इसमें देखें, यहाँ Cl है, ये तो नहीं ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पर आयोडीन तो है और ये आयोडीन यहाँ पर इस बेंजाइलिक कार्बन पर है, तो ये वाला बॉन्ड तो इजीली ब्रेक होगा। तो यही कंपाउंड ऐसा होता है जो AgI का प्रेसिपिटेट दे सकता है इनके साथ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है इस 2 में, मतलब फोर्थ कंपाउंड दे रखा है 2 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, टाइट्रेशन से रिलेटेड है, आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो क्या कह रहा है बच्चों, स्टेटमेंट 1 देखिए, इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारा क्या है बच्चों, टाइट्रेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। मिथाइल ऑरेंज इज सुइटेबल एज एन इंडिकेटर। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन कराते हैं वीक बेस से, तो इस केस में वो कह रहा है मिथाइल ऑरेंज इज सुइटेबल एज एन इंडिकेटर। सो यस, दिस इज करेक्ट। मिथाइल ऑरेंज की बेटा जो वर्किंग रेंज होती है वो 3.14 के लमसम होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, ये सुइटेबल इंडिकेटर की तरह यूज में लिया जाता है। ये अच्छा कलर वहां पे शो करता है, अच्छा चेंज शो करता है, जल्दी चेंज शो करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का इन द टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जब हम टाइट्रेशन कराएंगे तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो सही इंडिकेटर होगा। सो यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का जो वर्किंग रेंज होता है बेटा वो 3 के आसपास होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से इसका वर्किंग रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, 3 के लमसम इजीली आ जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH फिनोफ्थलीन इज नॉट अ सुइटेबल इंडिकेटर। नहीं बच्चों, फिनोफ्थलीन अच्छा इंडिकेटर होता है। अगर हम वीक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड कैसे नेचर का होता है बच्चों, वीक एसिड नेचर का होता है, एंड NaOH इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कराते हैं तो फिनोफ्थलीन अच्छा इंडिकेटर होता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं बेसिक कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, बेसिक नेचर का ज्यादा रहेगा। और फिनोफ्थलीन की वर्किंग रेंज जो होती है बच्चों वो भी क्या होती है, 8.1 के लमसम होती है। अगर आप इसको, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत है, क्योंकि यहाँ नॉट लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा होता कि क्या ये सुइटेबल है तो हाँ भाई ये करेक्ट हो जाता, बट नॉट की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स जो है बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम फॉर्म में भी शो किया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हम किसका करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का टाइट्रेशन करा रहे हैं। और मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग रेंज चेक करिए कितनी है। मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग रेंज जो है वो 3, 3.5 और 5.5 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, इक्विवेलेंस पॉइंट देगा, तो यहाँ पे सही है। और यहाँ पे अगर आप फिनोफ्थलीन को देखेंगे तो फिनोफ्थलीन की जो वर्किंग रेंज है वो 8.1 के लमसम जाती है, 8-9 के आसपास जाती है। तो वो क्या होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अच्छा इंडिकेटर
शो होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस एट अ सरफेस एट अ गिवन टेम्परेचर ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, एक सॉलिड सरफेस है और यहाँ पर खूब सारे क्या हैं, गैसियस पार्टिकल हैं। ये क्या है, खूब सारे आपके पास क्या है बच्चों, इस तरीके से गैसियस पार्टिकल हैं। अब ये गैसियस पार्टिकल जो है बच्चों आपके वो क्या होंगे, इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं। अगर ये गैसियस पार्टिकल इसके ऊपर आके क्या हो रहे हैं बच्चों, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। अच्छा, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि ये जो सॉलिड सरफेस है इस पे अनबैलेंस फोर्सेस थे। अब वो फोर्सेस को क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए आसपास वाले गैसियस मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर लेगा। अच्छा, इन गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी बच्चों, ज्यादा थी। अब ये इसके ऊपर क्योंकि एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले ज्यादा एनर्जी थी, अभी कम एनर्जी हो गई, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई भाई, वो एनर्जी क्या हो गई बच्चों, रिलीज हो गई। अगर वो एनर्जी रिलीज हो गई यानी ये प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो जब भी एड्सॉर्प्शन होता है एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा, पहले ये पार्टिकल्स क्या कर रहे थे बेटा, फ्रीली मूव कर पा रहे थे। जो ये गैसियस पार्टिकल है फ्रीली क्या कर पा रहे थे, मूव कर पा रहे थे। लेकिन एड्सॉर्ब होने की वजह से ये अभी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, यानी इनका रैंडमनेस क्या होगा बच्चों, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि घूमने फिरने की क्षमता, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। यानी एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी लेस देन 0 हो जाएगी। तो डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर लेस देन 0। तो अगर हम डेल्टा एच और डेल्टा एस बोथ आर लेस देन 0 देखें तो वो हमें किस में मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 16। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आए हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब बच्चों यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है आपका, जब हमारी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, 0, या जब हमारी कंसंट्रेशन कितनी है 0, या डाइल्यूशन कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं। यानी कि KCl और CH3COOH दोनों के केस में अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, 100%। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बच्चों के दिमाग में आता है यार ये तो कम टूटेगा, वो ज्यादा टूटेगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो स्टेटमेंट सही है। नहीं भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो, यानी दोनों का अल्फा कितना हो गया, उस केस में 100% हो जाएगा। नाउ इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ CH3COOH। तो बोल रहा है KCl की कंडक्टिविटी CH3COOH से क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। एक बार में तो देखने में लगता है कि हाँ भाई KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो KCl की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसका प्रूफ, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आयंस है और इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। H+ की चेक करिए 349.8, K+ की, Cl- की और CH3COOH की। यहाँ पे अगर आपको CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO-। यहाँ पे अगर आप देखें H+ की तो ये कितनी है बच्चों, 349.8 एंड 40.9, तो ये सॉल्व होके आ रही है 390.7। ध्यान रखिए CH3COOH की। वहीं KCl की K+ और Cl- से निकालेंगे तो 149.3। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है KCl की वो कम आ रही है CH3COOH से। तो ये जिसको याद होगा वही क्या कर पाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। वैसे भी ध्यान रखिए जो H+ होता है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर, नहीं लोअर कंपेयर टू दैट ऑफ CH3COOH, यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। वो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी बच्चों डिक्रीज होती है जब हम कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, ये होता है K/m। अगर हम क्या करें, कंसंट्रेशन डिक्रीज, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी हुआ ना बेटा,
तो अगर हम कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी, क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूले से हमने ये रिलेशन निकाला। तो ये तो कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स है। सो बोथ दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ठीक है, एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दोनों गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, किसमें, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये चला गया, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जो स्टेटमेंट 3 होगा वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। स्टेटमेंट 3 मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों आपके, फॉल्स है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो एक बात नोट करिए, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 26 तारीख का, उसमें फिजिकल के सिंगल चॉइस में चौथा स्टेटमेंट आई थिंक अपन लोग कर रहे हैं ना, तो इन्होंने सारे क्या है स्टेटमेंट फॉर्म में डाले हुए हैं क्वेश्चन। चलिए सिंपल सा 17 नंबर क्वेश्चन, एटॉमिक मॉडल का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, बोर्स मॉडल के ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, पहला स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्जेस। तो अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस से मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस किस पे होता है बेटा, अगर एटम में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, एटॉमिक नंबर पे, यानी कि Z पे। पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्या है, Z यानी कि प्रोटॉन से मतलब है। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम द क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो, V इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू Z बाय n मीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या कह रहा है, एक बार रीड करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। नहीं भैया, अगर हम पॉजिटिव चार्ज यानी Z की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सो स्टेटमेंट 1 इज व्हाट, इट इज फॉल्स। तो यहां पे बच्चों ये इन्होंने ट्विस्ट डाला इस क्वेश्चन में ना, इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे सोच रहे होंगे एग्जाम हॉल में बैठे बैठे इधर उधर देख के कि यार ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब यहां एटॉमिक नंबर है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो Z बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा स्टेटमेंट 2 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भाई सही है, अगर n की वैल्यू मैं डिक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द प्रोडक्ट A एंड B ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर। सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल क्लास में बड़े अच्छे से उसको पढ़ाया जाता है। फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन से कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विच इज नॉन पोलर सॉल्वेंट एट वेरी लो टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर देखा ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एक्सिस में है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन से करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो उस केस में जो ब्रोमीन होता है एक्सिस में, वो इसके ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पर अटैक करता है, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है। तो जो प्रोडक्ट ए होगा वो होगा ट्राइब्रोमोफिनॉल होगा। अब ये वाला तो ट्राइब्रोमो है, लेकिन ये यहाँ पर दोनों ऑर्थो पर नहीं है, इसमें तो मेटा पर दे रखा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर हम बी सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो इस फिनॉल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी ऑर्थो पर ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ऑर्थो पे ब्रोमीन है, एंड पैरा पर भी ब्रोमीन है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो तो ये करेक्ट है। अब जरा बी की बात कर लें, तो जब ब्रोमीन का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करते हैं तो इस केस में कंपाउंड बनता है पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसमें पैरा ब्रोमोफिनॉल ही दे रखा है, यही मेजर होता है। तो इसमें ए और बी जो यहाँ पर मैच कर रहा है वो इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये होगा प्रोडक्ट ए और ये होगा प्रोडक्ट बी। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड।
चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन हमें दे रखा है इसमें, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ए एंड बी आर। ये हमें कंपाउंड दे रखा है, दिस इज एसीटोफिनॉन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एसीटोफिनॉन। व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो पहले हमें ये समझना है कि ब्रोमीन और KOH के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है इस टाइप के कंपाउंड की कौन सी रिएक्शन होती है। बहुत ही फेमस रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। और अगर हेलोजन यहाँ पर ब्रोमीन है तो क्या कहा जाएगा, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें हमें बताना है कि इसके प्रोडक्ट ए और बी क्या बनेंगे। इसमें नंबर 1 ऑप्शन हमें ये दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन में ये हमें दे रखे हैं प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन में ये प्रोडक्ट है और फोर्थ ऑप्शन में ये प्रोडक्ट है। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, हमें याद है हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जिसमें मिथाइल कीटोन हो। तो यहाँ पर मिथाइल कीटो हो, ये वाला कंपाउंड इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप है, ठीक है। ये कंपाउंड ब्रोमोफॉर्म देगा। तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा किससे, हमें पता है कि इस वाले केस में ब्रोमोफॉर्म यहाँ पर इस वाले से बनता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, जो CH3 है इससे बनेगा ब्रोमोफॉर्म। तो CH3 से तो बन जाएगा CHBr3, ये तो बना ब्रोमोफॉर्म। और जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट का बनता है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बनेगा, अगर KOH दे रखा है तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। कैसे बना सकते हैं उस पोटेशियम सॉल्ट को, ये हमने यहाँ पे लिखा बेंजीन, यहाँ पर लिखा C डबल बॉन्ड O पे चार्ज माइनस और यहाँ पर होगा K+। तो यही 2 प्रोडक्ट होंगे इसमें, एक होगा ब्रोमोफॉर्म और एक होगा इसमें यहाँ पर पोटेशियम बेंजोएट। अब इसमें हमें यहाँ पर ऑप्शंस मैच करने हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर A दे रखा है, ये वाला पोटेशियम बेंजोएट, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, O पर माइनस और K पर प्लस हम लिख सकते हैं जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा A और इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट B। तो अगर हम उसको यहाँ पर मैच करें तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये कंप्लीटली मैच कर रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वाला, A होगा पोटेशियम बेंजोएट और B होगा यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म। तो ओवरऑल यही कहेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The conversion of hydroxyapatite occurs due to presence of fluoride ions in water. The correct formula of hydroxyapatite, ये apatite family होती है, 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस और उसके बाद CaX2। अब फ्लोर एपेटाइट कहता है तो CaF2, लेकिन हाइड्रोक्सी एपेटाइट कह रहा है इसलिए CaOH का होल ट्वाइस। ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फार्मूला होगा। चलिए बच्चों, सेक्शन बी हमारा है इस पेपर में, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का क्या कह रहा है, ऑन दी फॉलोइंग 4 एक्वस सॉल्यूशंस। हमें ये 4 बच्चों एक्वस सॉल्यूशंस दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 हमें एक्वस सॉल्यूशन दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ दो सॉल्यूशंस, यानी इन 4 में से कितने सॉल्यूशंस whose freezing point is lower than that of 0.10 m C2H5OH is। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए कि अगर आप 0.1 m C2H5OH का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है उससे कम किस किस केस में आएगा। क्वेश्चन समझ गए। तो यहाँ पे बच्चों C2H5OH इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा TF इज इक्वल टू I.KF.M, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे देखिए m की वैल्यू सभी के केस में क्या है, सेम है, ठीक है। m यानी कि यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, लेकिन हम जानते हैं कंपैरिजन के वक्त मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी हम इक्वल मैनर में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, KF एक्वस सॉल्यूशन है सब जगह पे, तो KF और m क्या हो जाएगा, सब जगह पे सेम हो जाएगा। बचा डेल्टा TF, बचा I, तो I की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा यहाँ पे I की वैल्यू कितनी होगी चेक करो, यहाँ पे 3 बेरियम प्लस 3 बेरियम प्लस 2 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 बेरियम प्लस 2 मिलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 2PO4 माइनस 3 मिलेंगे। तो यहाँ I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 आएगी।
KCl तो पता ही होगा, I की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 आएगी, क्योंकि 2 Na+ और 1 SO4 - 2 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा Li3PO4, I की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। तो बच्चों इन चारों की I की वैल्यू C2H5OH की I की वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब ये चारों जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो चारों का ही जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर होगा, क्योंकि मान लो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, मानना क्या है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें से अपन क्या करेंगे डेल्टा TF को माइनस कर देंगे। तो डेल्टा TF की वैल्यू चारों के केस में क्या होगी बेटा, इनसे तो ज्यादा आएगी। तो चारों के केस में अगर ज्यादा आएगी तो चारों का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा एक्वा सॉल्यूशन का वो इसके मुकाबले क्या होगा, कम होगा। तो हमारा चारों ही यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा अपना 4। चारों सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 m C2H5OH से कम होगा। तो करेक्ट आंसर इज 4। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीजर में केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। टेबल बेस्ड खूब सारी एनसीईआरटी में इस तरीके के एग्जांपल दिए हुए हैं। तो चलिए देखिए, द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर केमिकल रिएक्शंस गिवन बिलो एट 975 केल्विन। तो टेम्परेचर की रिएक्शन क्या है, 2NO + 2H2 गिव्स N2 + 2H2O। तो बच्चों अगर यहां से मैं रेट लिखना चाहूं तो रेट क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू K और रिएक्टेंट NO की पावर X ले लेते हैं। ठीक है, NO की पावर X ले लेते हैं और H2 की पावर क्या ले लेते हैं बच्चों, 2 ले लेते हैं भाई। Y ले लेते हैं, हमें नहीं पता भाई। एक मेथड तो वो है 3 इक्वेशन फॉर्म करो और फिर उसको काटा पीटी करके करो। एक हम डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं जरा चेक करना भाई। डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे किसकी पूछी अपने को, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO के अकॉर्डिंग पूछा है ना, तो H2 को कांस्टेंट डाल दो। तो H2 कांस्टेंट अगर आप पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में चेक करोगे तो H2 की वैल्यू कांस्टेंट नजर आ रही है 8 × 10⁻⁵ दोनों में। अच्छा यहाँ पे देखो 10⁻⁵ कॉमन है, ये क्या हो जाएगा 8 3 जा 24 यानी 3 गुना हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 यानी 3 गुना हो रहा है। तो भैया ये 3 गुना हो रहा है तो रेट भी 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब यहाँ NO की कितनी पावर होगी 1, यानी X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अच्छा मान लो H2 का चेक करना होता तो H2 का कैसे चेक करते हैं यहाँ पे भाई, H2 का कैसे चेक करते हैं, H2 के लिए क्या करो इसको कॉमन डाल दो। ये देखो ये कॉमन हो गया H2 के लिए, और यहाँ कितना आ रहा है 4 टाइम्स, कितना हो रहा है बच्चों 4 टाइम्स, और ये कितना हो रहा है चेक करना 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये बच्चों 4 टाइम्स हो रहा है, वो भी 4 टाइम्स हो रहा है, यानी y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें किसके लिए पूछा था NO के लिए, तो Na के लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। सो 1 इज द करेक्ट इंटीजर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बॉर्न हैबर साइकिल पे बेस्ड है। फॉर KCl इज, तो बच्चों यहाँ पे KCl है अपना, जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है। इसके लिए हमें बॉर्न हैबर साइकिल की मदद से क्या फाइंड आउट करना है, लैटिस एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है फॉर दिस KCl। तो आइए इसके अंदर हम स्टेप्स देखते हैं कि KCl जो आयनिक कंपाउंड बनेगा तो वहां तक पहुंचने में कौन कौन से स्टेप्स यूज आएंगी। तो देखिए सबसे पहली जो स्टेप है वो K सॉलिड से आपका क्या होगा, सब्लिमेशन होगा, यानी कि K क्या बनेगा, गैस। सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी होगी, देखिएगा जरा, डेल्टा H0 सब्लिमेशन फॉर K दिया हुआ है। अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्टेप, ये तो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये जो आपका K गैस है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्या बनाएगा K+ गैसियस फॉर्म में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको आयोनाइजेशन दिया हुआ है 419 किलो जूल। ठीक है, ये वैल्यू भी अपने पास है। अच्छा थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये तो सेकंड स्टेप हो गई, K+ अपना फॉर्मेशन हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो हमारा क्लोरीन गैस है, क्लोरीन इज ऑलरेडी इन गैसियस फॉर्म ना, तो ये क्लोरीन गैस क्या होगा बच्चों, डिसोसिएट होगा, किसके अंदर, Cl के अंदर। अच्छा एक बात ध्यान रखो,
KCl में बच्चों अपने को एक ही क्लोरीन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम किसी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डेल्टा H भी क्या होता है 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा H बॉन्ड फॉर Cl2 इतना दिया हुआ है, तो इसका आधा लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा अपना डेल्टा H, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा H बॉन्ड अपॉन 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 3 स्टेप हो गई। सबसे पहले के गैस में गया सब्लिमेशन, के गैस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया आयोनाइजेशन, बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ क्लोरीन में। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो अगली स्टेप चौथे पॉइंट में क्या है बच्चों, Cl गैस जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा Cl माइनस गैस फॉर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, डेल्टा H Eg लिख देता हूं, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो दे रखी है क्लोरीन के लिए -348.6, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, पांचवा पॉइंट, अब ये K+ क्या होगा बच्चों, ये K+ जो गैसियस फॉर्म में है ये Cl माइनस के साथ क्या होगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और क्या बना लेगा KCl सॉलिड। ये कौन सी हो जाएगी, डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी। कौन सी होगी बच्चों, लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी इन्होंने, अच्छा वो तो कैलकुलेट ही करनी है, डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये सारा बच्चों जब हम तामझाम कर लेंगे ना, अब इन सबको आप ऐड करो, तो ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये K+ से K+ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Cl से Cl कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ये K सॉलिड हाफ ऑफ Cl2 गैस और इधर सीधे ये KCl। आप ये पांचों को लिख लेना, लेफ्ट वाली साइड को सबको ऐड कर देना, राइट वाली साइड को सबको ऐड कर देना, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा देखो K गैस प्लस Cl2 हाफ ऑफ Cl2 गैस, और ये क्या बन जाएगा KCl फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्या है बच्चों, आपकी डेल्टा H फॉर्मेशन ही तो है, यानी डेल्टा H फॉर्मेशन जो होगी। अच्छा, जब हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो सारे डेल्टा H भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। तो इन सबको ऐड करने पे हमें ये मिला, और इसका मतलब इसके लिए ये कौन सी है, फॉर्मेशन इक्वेशन है ना, फॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि KCl में कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स एलिमेंट्स कौन कौन से, K एंड Cl। K नेचुरल अबंडेंस में कैसा मिलता है, अच्छा यहाँ गैस नहीं आएगा, यहाँ सॉलिड आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा सॉलिड आएगा। तो K कैसा मिलता है, सॉलिड मिलता है। क्लोरीन कैसा मिलता है, गैस, और KCl सॉलिड फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज फॉर्मेशन एंथैल्पी, क्लोरीन तो गैस होती है। तो ये डेल्टा HF क्या होगा बच्चों, इन सब डेल्टा H का समेशन होगा। यही देखो यहाँ पे किया है, डेल्टा H0F KCl सब्लिमेशन आ गया, सब्लिमेशन के बाद आयोनाइजेशन, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन, फिर इलेक्ट्रॉन गेन, और फिर लैटिस एंथैल्पी हो गई। सबकी वैल्यूज आपके पास है, डेल्टा H0F KCl की वैल्यू देखो ये दे रखी है, सबकी वैल्यूज आपके पास है। आप यहां से क्या निकाल लोगे, डेल्टा H लैटिस। जब यहां से डेल्टा H लैटिस निकालोगे तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, -717.8। आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना था, तो 717.8 को राउंड ऑफ करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों अपने को, 718 करेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हो, और ये मैंने जो स्टेप्स बताई है इसका भी आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हो। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और ये इसकी फाइनल इक्वेशन सॉल्व करने पे 718 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Gd+2। एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, पूरी कृपा बरसाई गई है बच्चों। एटॉमिक नंबर नहीं दिया होता तो समस्या होती, लेकिन क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 64 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जीडी में कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, Xenon 4f7 5d1 6s2। ठीक है, अगर किसी को लिखने में समस्या आ रही हो तो उसकी टेक्निक होती है भाई, हम लोग सीजियम तक याद कर लेते हैं, सीजियम के बाद हम लोग आगे कॉन्फ़िगरेशन चलते हैं ना, उस तरीके से टेक्निक है वो आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, Xenon 4f7 5d1 6s2। अब यहाँ पे Gd+2 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से निकाल दिए तो 6s0 हो जाएगा।
तो Xenon 4f7 5d1, उसने हमसे क्या पूछा था, 4f में इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो 4f में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट इंटीजर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मोहर सॉल्ट एंड पोटाश एलम इज डैश इंटू 10 की पावर -1। तो बच्चों अपने को मोहर सॉल्ट एंड पोटाश एलम के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका रेशियो निकालना है। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पोटाश एलम का क्या होता है बच्चों, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ये होता है बच्चों अपना पोटाश एलम। चलिए हो गया क्वेश्चन। भाई मोहर सॉल्ट में 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, पोटाश एलम के अंदर 12 हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -1। सो करेक्ट इंटीजर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 5। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। ये बच्चों 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई है हमें एलिमेंट्स की, और बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ अबव प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द रिडक्शन पोटेंशियल इज। रिडक्शन पोटेंशियल को इन 4 में से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट करती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ अबव प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट द रिडक्शन पोटेंशियल इज, सो सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये 3 वो प्रॉपर्टीज हैं जो क्या करती हैं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा जो है वो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं करती हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाली ये 3 ही होती हैं, कौन कौन सी, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कितनी है, 3। तो करेक्ट इंटीजर आंसर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। AB3 is an interhalogen T-shaped molecule है। The number of lone pair of electron on A is, तो T shape कब बनेगी, जब 2 लॉन पेयर होंगे इसके पास। तो T shaped तब बनेगा जब इसके पास 2 लॉन पेयर होंगे। जैसे ClF3 ले लो आप, ClF3 में 2 लॉन पेयर होंगे ना इसके पास, और इसकी T shape बन जाएगी, इंटर हेलोजन हो गया। तो AB3 टाइप के हेलोजन, इंटर हेलोजन कंपाउंड T शेप बनाएंगे, सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर होंगे। ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंटीजर का ये क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द टेट्रापेप्टाइड। कौन कौन से पेप्टाइड है, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड थायरोसिन एट pH 12.5 विल बी। ठीक है, तो pH 12.5 दे रखा है pH लेवल, इसका मतलब मीडियम यहाँ पर कौन सा है, बेसिक मीडियम है। तो पहले तो हम यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमें दे रखे हैं, इसका जो टेट्रापेप्टाइड है उसका हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस केस में एक पार्ट तो ये होता है, फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड फर्स्ट वाला पार्ट, सॉरी ये तो नहीं होगा, इसको हमें ऐसे हम इसको ले सकते हैं। देखिए इसको अभी हटाएं, और यहाँ पर देखिए इस केस में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, सेकंड जो अमीनो एसिड होगा वो इस NH से हटकर, और यहाँ पर हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ये सेकंड अमीनो एसिड दे रखा है। थर्ड जो अमीनो एसिड होगा वो ये वाला अमीनो एसिड होगा। ठीक है, और ये फोर्थ वाला अमीनो एसिड। अब इनकी नेमिंग यहाँ पर क्या क्या है जरा देखिए। जैसे तुम्हें याद होगा जो नेम दे रखा है, ये फर्स्ट वाला ग्लाइसिन, देन सेकंड वाला ग्लूटामिक एसिड, दिस इज ग्लाइसिन और ये ग्लूटामिक एसिड से ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये ग्लूटामिक एसिड
और ये वाला यहाँ पर, ये वाला इसमें नेक्स्ट दे रखा है कौन सा वाला, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड तो ये हुआ ग्लूटामिक एसिड, ये हुआ एस्पार्टिक एसिड, ये इन दोनों के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पर ये हुआ एस्पार्टिक एसिड और ये हुआ थायरोसिन, ये इनके बीच का यहाँ का ये पेप्टाइड बॉन्ड। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर टोटल इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 1, 2 एंड 3 होंगे। ठीक है, अब हमसे कहा गया है पीएच लेवल दे रखा है 12.5, मीडियम दे रखा है बेसिक। तो भी मीडियम अगर बेसिक है तो जितने भी एसिडिक ग्रुप होंगे वो सब के सब सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो NH2 ग्रुप है ये तो बेसिक ग्रुप है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होगा, एसिडिक ग्रुप होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, चलो एक बार अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम यहाँ पर इसमें इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये लिखा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये रहा, मीडियम बेसिक है। तो ये तीनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होंगे ये सॉल्ट बनाएंगे, इन सब पोजीशन पर चार्ज किया जाएगा नेगेटिव। एक नेगेटिव यहाँ आया, एक नेगेटिव यहाँ पर आएगा, एक नेगेटिव यहाँ पर भी आएगा। और एक और केस यहाँ पर, इस केस में थायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप भी होता है, तो फिनॉल भी तो बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर भी O पे चार्ज किया आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होंगे इसमें वो कितने हो जाएंगे, 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्वस KCl सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी। तो बच्चों ये हमें डेंसिटी दे रखी है 1.20 ग्राम पर ml में, हैज अ मोलैलिटी ऑफ 3.30 मोल पर kg। मोलैलिटी दिया हुआ है और हमसे मोलैरिटी पूछा है, तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m डॉट mb। ठीक है, यहाँ स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी, कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी, D इज डेंसिटी। डेंसिटी याद होना चाहिए ग्राम पर ml में होता है, इसमें डेंसिटी किस में होता है बच्चों, ग्राम पर ml में होता है। MB इज व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट होता है बच्चों उसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करिए और मजे करिए बच्चों। अपने को क्या निकालना है बच्चों, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी निकालना है। M की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.30 इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1000। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.20 माइनस m डॉट mb। अच्छा mb क्या है, KCl के लिए निकाल लो भाई, ये हो जाएगा 35.5। क्लोरीन का कितना होता है 35.5, पोटेशियम का कितना होता है 39, ये हो जाएगा बच्चों 74.5, तो ये हो जाएगा 74.5। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। इसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, m की वैल्यू निकालनी है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा मैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। 3.30 इज इक्वल टू 1000 m अपॉन 1200 माइनस 74.5 m हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक इक्वेशन है, m की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.17। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.17। ठीक है, एक इक्वेशन है, एक ही अननोन वेरिएबल है, सॉल्व कर ही लोगे। तो करेक्ट इंटीजर फॉर्म में देना है, तो करेक्ट इंटीजर अपना कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से मैंने आपको बताया और ये इसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है बच्चों कि 1000 kg सॉल्वेंट में 3.3 मोल होंगे, 1000 kg में इतना हो जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आ जाता है कई जगह पे। तो मोलैरिटी और डेंसिटी में रिलेशन है। सो करेक्ट इंटीजर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन अ मिक्सचर ऑफ 5 ml ऑफ 0.0504 m NH4Cl एंड 2 ml ऑफ 0.0210 m अमोनिया। तो बच्चों ये क्या है, हमारा वीक बेस है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है।
तो ये कैसा बफर फॉर्मेशन कर लेगा बच्चों, बेसिक बफर फॉर्मेशन कर लेगा। कैसा बफर बनाएगा ये, बेसिक बफर फॉर्मेशन करेगा। तो इसके लिए पीओएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम बच्चों, पी के बी प्लस लॉग कॉन्जुगेट अपॉन बेस। तो कॉन्जुगेट कितना है NH4 प्लस, और बेस कितना हो जाएगा बच्चों, NH3 बेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पी के बी की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो भैया यहाँ पे के बी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जो कि कितनी होती है 1.8 या 2 के लमसम होती है। 2 × 10⁻⁵ के लमसम ले लेते हैं, है ना, 1.8 भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से पी के बी की वैल्यू बना लेते हैं। पी के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 - 0.3, यानी लगभग 4.7 के लमसम आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4.7 वैल्यू पुट कर देते हैं लॉग। अच्छा NH4 प्लस की अकेले कंसंट्रेशन ये मत पुट कर देना, वॉल्यूम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 × 0.0504 डिवाइडेड बाय, अमोनिया के केस में कितना आएगा 2 ml है, 2 × 0.0210। ठीक है, ये वैल्यूज हैं बच्चों, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा है ऊपर की वैल्यू बड़ी है नीचे की छोटी है, तो 4.7 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका POH आएगा। इसके बाद आपको क्या निकालना रहेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन। तो POH की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद आप सभी को पता है POH की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन होता है। तो यहां से आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एंटी लॉग लेंगे और वहां से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। एक मेथड तो है बच्चों ये, और दूसरा मेथड क्या है देखना, दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड NH4 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0504 है, अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0210। देखो वो रही 0.0504 और इसकी 0.0210। अब Kb ये इक्वेशन कहाँ से आई, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अमोनिया है, ये अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करेगा, NH4 प्लस फॉर्मेशन करेगा और OH माइनस आयन फॉर्मेशन करेगा। इसके लिए अगर आप Kb का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, NH4 प्लस होगा एंड OH माइनस होगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, अमोनिया होगा। अब यहाँ से OH माइनस को देखिए, Kb इंटू अमोनिया अपॉन NH4 प्लस, Kb OH माइनस क्या होगा, Kb इंटू अमोनिया अपॉन NH4 प्लस। अब Kb की वैल्यू कितनी हो गई 1.8 × 10⁻⁵। मैंने यहाँ 2 लिया था ना, 1.8 या 2 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1.8 × 10⁻⁵। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, जब आप नई कंसंट्रेशन बनाएंगे ना तो ध्यान रखिए कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, वहां पे फॉर्मूला आपको यूज में लेना है M1V1 = M2V2। ठीक है, तो M2 की वैल्यू क्या होगी, M1V1 अपॉन V2। अच्छा V2 क्या होगा, जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे 5 चल रहा है और वहां पे 0.0504 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 0.0504 × 5/7। ये अमोनिया की नई कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, 0.0504 × 5/7। इसी तरीके से आप NH4 प्लस की भी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन सेम फॉर्मूला। तो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन चेक कर लो कितनी है। अच्छा ये मैंने किसकी निकाली बच्चों, NH4 प्लस की। ये किसकी निकाल दी थी, NH4 प्लस की। अमोनिया की निकाल लेते हैं। अमोनिया में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 × 0.0210, तो ये जाएगा 2 × 0.0210 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये अमोनिया की कंसंट्रेशन आ गई। ये दोनों कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और यही रिलेशन आपका निकल के आएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁻6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे आप इससे करिए चाहे आप बफर वाले मेथड से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा।